हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। ठीक है। यूपी पुलिस में अभी तक इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय कृषि। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, उसको देख लेते हैं। अनाज उपजाने वालों को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 23 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा कृषि आधार मूल्य स्थिरता आयोग। ऑप्शन नंबर सी हमारा मूल्य स्थिरता आयोग। ऑप्शन नंबर डी है हमारा भारतीय कृषि मूल्य निर्धारण बोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है ना। तो डिटेल में देख लेते हैं इसे। भारत में कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है खेतों की खाद। ऑप्शन नंबर बी है कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर सी है जैव खाद। ऑप्शन नंबर डी है हरी खाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कंपोस्ट। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। कंपोस्ट अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष से निर्मित होने वाला एक जैविक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह एक जैव कृषि का मुख्य घटक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम एस स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भारत में हरित क्रांति। ऑप्शन नंबर बी है भारत के संविधान। ऑप्शन नंबर सी है भारत में श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर डी है भारत में क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत में हरित क्रांति। ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा भूमि कृषि। ऑप्शन नंबर सी हमारा भूमि बंधक। ऑप्शन नंबर डी हमारा शुष्क भूमि खेती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुष्क भूमि, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा भूमि बंधक। ठीक है ना। तो डिटेल में देख लेते हैं इसको। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सिंचाई, भूमि विकास, शुष्क भूमि खेती पर कृषि ऋण प्रदान की जाती है, जबकि बंधक ऋण या गिरवी कर्ज उस ऋण को कहते हैं जो किसी वास्तविक संपत्ति जैसे घर, भूमि, सोना आदि को बंधक रखकर तथा एक बंधक विलेख के द्वारा प्राप्त किया जाता है। संपत्ति का स्वामित्वाधिकार ऋणदाता के नाम हस्तांतरित करना पड़ता है। ऋण चुकता हो जाने या देयता निपटाने के बाद हस्तांतरण शून्य हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसकी रचना की गई है, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में, और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जलवायु तन्यक कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार। ऑप्शन नंबर बी हमारा जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन।
ऑप्शन नंबर डी है हमारा जलवायु परिवर्तन पर परिसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए संधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की रचना की गई है। यह विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों में और इसमें एकीकृत खेती, पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार कहाँ पर प्रयोग में लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण पूर्व यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है मध्य एशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है ना, देखते हैं इसको। वनस्पति कृषि पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाया गया था। यह खेती का एक प्रारंभिक रूप है। वनस्पति शब्द लैटिन भाषा के फ्लोरा से आया है। रोमन पुराण में फूलों की देवी को फ्लोरा कहते हैं तथा पशु वर्ग शब्द का प्रयोग जीव जंतुओं के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। बैंक ऋण के प्रायोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा फसल जो 1 साल और 3 महीने की अवधि के लिए होती है, ऑप्शन नंबर बी जो फसल 1 साल से अधिक के लिए उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी फसल जो 1 साल और 6 महीने की अवधि के लिए होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती है। ठीक है, और डिटेल में देख लेते हैं इसे। बैंक ऋण के प्रायोजन के लिए अल्पकालिक फसल वह जो फसल 1 साल या उससे कम समय के लिए उगाई जाती है। यह ऋण राशि पर ब्याज दर सर्वाधिक होती है। दीर्घकालीन 1 से 10 साल या अधिक होती है, जिस पर ब्याज दर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारे 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारे 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारे 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है हमारी असीमित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा इसको डिटेल में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष है। नाबार्ड ग्रामीण ऋण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में की गई थी। नाबार्ड के बारे में आप एक चीज़ याद रखना कि इसके जो ऋण की अधिकतम अवधि है वो 15 वर्ष है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई को हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कौन सी सन में हुई थी? 1982 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा भांग, ऑप्शन नंबर बी हमारा कपास, ऑप्शन नंबर सी हमारा राई, ऑप्शन नंबर डी हमारा रतन जोत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राई। ठीक है ना, डिटेल में। खाद्य तेल राई से निकाला जाता है। यह रबी की फसल है जो सामान्यतः अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए हमारा झीलों से सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी है कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी है टैंक से सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी है मल जल सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई, ठीक है ना। डिटेल में देख लेते हैं। भारत में सिंचाई के लिए कुएं और ट्यूबवेल से जल सिंचाई अधिक प्रचलित है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों तथा नहर व तालाब से होती है। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंपिंग सेट से तमिलनाडु में सिंचाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हमारा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ठीक है। देख लेते हैं इसे। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन सबसे पहले स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हमारा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हमारा पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो और देख लेते हैं इनको। सर्वाधिक सिंचित राज्य क्षेत्रफल कौन सा किसका है, उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक सिंचित राज्य प्रतिशत किसका है, पंजाब का। सर्वाधिक असिंचित राज्य क्षेत्रफल किसका है, महाराष्ट्र का। सर्वाधिक असिंचित राज्य प्रतिशत किसका है, मिजोरम का। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मत्स्य पालन सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है मधुमक्खी पालन सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है बागवानी सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा डेयरी सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन सेक्टर, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे थोड़ा डिटेल में। और देश में मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु केंद्र सरकार द्वारा नीली क्रांति नामक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। इस क्रांति के तहत केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2017 में मिशन फिंगरलिंग को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत 426 करोड़ मत्स्य फिंगरलिंग का उत्पादन सुनिश्चित करने के हेतु लगभग 5200 लाख रुपए के व्यय से हैचरी तथा फिंगर फिलिंग संवर्धन जलाशयों की स्थापना का उद्देश्य रखा गया, जिससे प्रतिवर्ष 20 लाख टन मछलियों का उत्पादन संभव होगा तथा 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई रकम योजना को निम्नलिखित किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है किसानों को हेल्पलाइन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा खेती के लिए बीज और उर्वरक प्रदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादकों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से कृषि ऋण प्रदान करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों की नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए है इथोपिया, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्यूबा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथोपिया, ठीक है। देख लेते थोड़ा इसको। कॉफ़ी कैबा एक पेय पदार्थ है जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फलों से निकले हुए बीजों से प्राप्त होता है। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति इथियोपिया से हुई थी।
ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है। भारत में अंग्रेजों ने पहला कहवा बागान कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में 1852 में लगवाया। कहवा उत्पादक नीलगिरी के चारों ओर पहाड़ियों पर संकेंद्रित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कहवा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक के कोडागु को भारत का कॉफ़ी केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कितने % की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा 7%, ऑप्शन नंबर बी हमारा 3%, ऑप्शन नंबर सी हमारा 4%, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3%। देख लेते हैं इसको। वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। जैसे किसी कृषक ने 7% की दर से ऋण लिया और यदि वह अग्रिम अदायगी करता है तो 3% की छूट सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसकी प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए मांस, ऑप्शन नंबर बी खाद, ऑप्शन नंबर सी टमाटर, ऑप्शन नंबर डी आलू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आलू। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। क्रांति और फसल क्षेत्र। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन। गोल क्रांति किससे उत्पादित है? आलू उत्पादन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है? ऑप्शन नंबर ए है रेंचिंग, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉप रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी है शेयर क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर डी है हॉबिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेयर क्रॉपिंग। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं हम। शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक अपनी भूमि को किसी अन्य को इस शर्त पर देता है कि उस भूमि पर उपजी फसल का कुछ हिस्सा वह लेगा। इटली में मेचादिया, अमेरिका में शेयर क्रॉपिंग, फ्रांस में मेहताज आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसको देख लेते हैं। भारत गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है। वैसे तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, किंतु प्रति हेक्टेयर गन्ने का अधिकतम उत्पादन तमिलनाडु में होता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय शर्करा संस्था कानपुर, बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे, चीनी प्रौद्योगिकी मिशन नई दिल्ली भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शासकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा फूल, ऑप्शन नंबर बी हमारा चकोतरा फल, ऑप्शन नंबर सी हमारा अंगूर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सब्जियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब्जियां। ठीक है, फिर देखते हैं। शासकीय विज्ञान सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। इसमें भोजन के लिए आकाशीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा खेतों की खाद, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर सी है हमारी जैव खाद, ऑप्शन नंबर डी है हमारी हरी खाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंपोस्ट। ठीक है ना, देख लेते हैं कंपोस्ट क्या है। कंपोस्ट अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष से निर्मित होने वाला एक जैविक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनर्चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह एक जैव कृषि का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कपूर, ऑप्शन नंबर बी है एड्रीन, ऑप्शन नंबर सी है लवण जल, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपूर। ठीक है, डिटेल में बताते हैं। चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका कारण कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ केरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर का घोल आदि। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली की किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा समुद्र के गहरे पानी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा ध्रुवीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी हमारा खुले समुद्र की सतह के पास, ऑप्शन नंबर डी हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र के गहरे पानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो 2016-17 का है, इसे स्किप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा रोका, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेंडा, ऑप्शन नंबर सी हमारा दहिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा कुरुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दहिया। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में खेतों की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं। झूम कृषि में जंगलों झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि की जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है तब उसे त्याग कर अन्यत्र यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। खेती की यह पद्धति मृदा की उर्वरा शक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से क्या एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा फावड़ा, ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेट, ऑप्शन नंबर सी हमारा डेकली, ऑप्शन नंबर डी हमारा मोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फावड़ा। ठीक है ना, देख लेते हैं। फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नकद फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा निर्वाह खेती, ऑप्शन नंबर बी हमारा किचन गार्डन, ऑप्शन नंबर सी हमारा झूम खेती, ऑप्शन नंबर डी हमारा रोपण खेती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोपण खेती। ठीक है, देख लेते रोपण खेती के बारे में। ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जा रही है उसे रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। रोपण कृषि में किसी एक फसल विशेष की कृषि की जाती है जैसे रबड़, कोको, चाय, कैवा, पटसन, कपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर बी हमारा चाय, ऑप्शन नंबर सी हमारा काजू, ऑप्शन नंबर डी हमारा मोटे अनाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज। ठीक है, देख लेते हैं। मोटे अनाज बागानी फसल की श्रेणी में शामिल नहीं है जबकि कॉफ़ी, काजू, चाय, नारियल, सुपारी, ताड़, रबड़ आदि बागानों की फसलों में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अरहर, ऑप्शन नंबर बी है जवार, ऑप्शन नंबर सी है मसूर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रागी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से भी अधिक चीनी का उत्पादन किया है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, सी डी कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मृदा में कमी है। ऑप्शन ए मैंगनीज की, ऑप्शन बी कैल्शियम की, ऑप्शन सी नाइट्रोजन की,
ऑप्शन डी फास्फोरस की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन की। ठीक है, देख लेते हैं। सामान्य भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांश भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा 0.03 से 0.07% है, जबकि यूरोपीय तथा अमेरिकी मृदा में यह 0.10 से 0.17% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन हमारा बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। गन्ने का जन्म स्थान भारत को ही माना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी रेड रॉट होता है, जिसके कारण गन्ना लाल हो जाता है। ठीक है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, देख लें केरल में क्या क्या प्रथम फसल का उत्पादक होता है। केरल में नारियल, प्राकृतिक रबड़, काजू। कर्नाटक में कहवा, रेशम। आंध्र प्रदेश में होता है तंबाकू, हल्दी। पश्चिम बंगाल में होते हैं चावल, स्वच्छ जलीय मछली और जूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। फिर ए हमारा उत्तर प्रदेश, बी हमारा बिहार, सी है हमारा तमिलनाडु, डी हमारा पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा अन्य उत्पादक राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नकदी फसल है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बाजरा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कपास, ऑप्शन नंबर सी हमारा धान, ऑप्शन नंबर डी हमारा ज्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपास। ठीक है, तो देख लेते थे। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा तैयार की जाती है नकदी फसल कहलाती है। उदाहरण के लिए कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट आदि नकदी फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कोको, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जूट, ऑप्शन नंबर सी हमारा बाजरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा कपास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजरा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। वह फसल जो किसानों द्वारा व्यापार की दृष्टि से उगाई जाती है नकदी या व्यापारिक फसल कहलाती है, जैसे गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, कोको आदि। से स्पष्ट है कि बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियों और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक बागवानी क्षेत्र का एक उत्पाद नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा मसाले, ऑप्शन नंबर मसाले और फूल, ऑप्शन नंबर बी है पेड़ पौधे अनाज फसलें, ऑप्शन नंबर सी है औषधीय पौधे और रोपड़ फसलें, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सुपारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेड़ और अनाज फसलें। ठीक है, इसको देख लेते हैं अब। वैश्विक स्तर पर भारत बागवानी क्षेत्र में सब्जियों और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। बागवानी फसलों के अंतर्गत फल, आलू सहित सब्जियां, औषधीय पौधे और रोपण फसलें, मशरूम, कट फ्लावर, शोभाकारी पौधे, मसाले, औषधीय एवं सुगंधीय पौधे आदि होते हैं। पेड़ और अनाज फसलें बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। धान कहाँ की मुख्यतः फसल है?
ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। ठीक है, देख लेते इसको। धान चीन की प्रमुख फसल है। इसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। धान की उपज के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? ऑप्शन नंबर ए हमारी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हमारी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी हमारी भूरी मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी हमारी दोमट मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोमट मिट्टी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है। यह रेतीली के रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर सी हमारी दूध, ऑप्शन नंबर डी हमारी ऊन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन। ठीक है, और क्रांति देख लेते हैं कौन कौन सी है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन। हरित क्रांति हमारी कृषि उत्पादन। गुलाबी मछली हमारी झींगा उत्पादन। रजत क्रांति हमारी अंडा उत्पादन। श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन। ठीक है, वर्ष 1998 से 1999 का खाद्य उत्पादन का आकलन टन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन 120 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी है 201 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी है 300 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर डी है 150 मिलियन टन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 201 मिलियन टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बालन, ऑप्शन नंबर बी झूम, ऑप्शन नंबर सी भस्म, ऑप्शन नंबर डी चिपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झूम। ठीक है, देखो, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों द्वारा आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक, प्राय 2-3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। इस प्रकार की खेती पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा नलकूप, ऑप्शन नंबर बी हमारा संकर बीज, ऑप्शन नंबर सी हमारा उर्वरक, ऑप्शन नंबर डी हमारा दुग्ध उत्पादन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्वरक। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद उर्वरक एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया है। हरित क्रांति के बाद उच्च उत्पादक बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, देख लेते हैं आप इसको। भारत विश्व में जूट तथा जूट से बने वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन में अति महत्वपूर्ण स्थान है।
भारत विश्व का 55% तथा बांग्लादेश विश्व का 41.9% जूट का उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा चाय, ऑप्शन नंबर बी है हमारा चीनी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा चावल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। ठीक है, डिटेल में लिखते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है जिसका मुख्य फसल चावल है। भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला तथा उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा स्थान है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे कृषि के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे आएंगे कृषि संबंधित वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को कितने % तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 24%, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 5%, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 46%, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 15%। ठीक है, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें हमारा 51% तक बढ़ा दिया गया है, जबकि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, कितना बढ़ा दिया गया है? 51% तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मौद्रिक नीति समिति MPC के पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी हमारे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी हमारा वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, देखते हैं हम इसको डिटेल में। देश की मौद्रिक नीति के लिए उचित ब्याज दरों और पॉलिसी रेट में परिवर्तन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संशोधित RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के अनुसार वर्ष 2016 में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर आयोजित की जाती है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। उल्लेखनीय है कि MPC विभिन्न प्रकार के नीतियों जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट आदि के संदर्भ में उचित निर्णय लेती है। विदित हो कि वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2016 में दुनिया में सीमेंट के शीर्ष 3 उत्पादक देश कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है चीन, रूस, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी हमारा चीन, भारत, अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हमारा चीन, पाकिस्तान, कनाडा, ऑप्शन नंबर डी हमारा रूस, चिली, पेरू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत, अमेरिका। ठीक है ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य को निबल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हमारा गोवा, ऑप्शन नंबर सी हमारा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी हमारा सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश से उत्पादों के आयात पर प्रतिपादन शुल्क को आगे बढ़ाया है? ऑप्शन नंबर ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा इसे। केंद्र सरकार ने चीन से उत्पादों के आयात पर प्रतिपादन शुल्क को आगे बढ़ाया है क्योंकि आयातित उत्पाद भारत को चीन से समान मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था, जिस कारण भारतीय बाजार में चीनी वस्तुओं की भरमार हो गई है। भारतीय घरेलू उपभोग को सारवान क्षति हुई है। इस क्षति को दूर करने के लिए चीन में मूलतः उत्पादित वहाँ से निर्यातित तथा भारत में आयातित चीनी वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाया गया है। भारत तथा चीन के द्विपक्षीय व्यापार में भारत को एक तरफा घाटा हो रहा है। भारत जितना चीन से आयात करता है उसका लगभग 1/5 हिस्सा ये चीन को निर्यात कर पाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हमारा पीला लेवल एटीएम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा भूरा लेवल पेटीएम, ऑप्शन नंबर सी हमारा हरा लेवल एटीएम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सफ़ेद लेवल एटीएम। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद लेवल एटीएम। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। सफ़ेद लेवल एटीएम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली एटीएम सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। इन्हें एटीएम की तरह ही सारी सहूलियत होंगी, लेकिन इन पर किसी बैंक का लेबल नहीं लगता। इनमें दो पक्ष शामिल होते हैं, एक पक्ष बैंक होता है और दूसरा पक्ष एटीएम का मुखिया होता है। सरकार वाइट टेबल एटीएम को लगाने की नीति को प्रोत्साहित कर रही है। यह ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए एक और कदम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा संस्थागत बंधक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी है हमारा शहरीकरण, ऑप्शन नंबर डी हमारा राजकोषीय प्रोत्साहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राजकोषीय प्रोत्साहन। ठीक है, देख रहे थे सर डिटेल में थोड़ा। नीतिगत उपायों के व्यापार मिश्रण में राजकोषीय प्रोत्साहन शामिल होता है। सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियम द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। राजकोषीय नीति में दो नीति शामिल हैं, कर स्तर और ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हमारा कृषि छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण, ऑप्शन नंबर बी हमारा वाणिज्य क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सॉफ्टवेयर उद्योग को दिए जा रहे ऋण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए जा रहे ऋण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु उद्योग कृषि छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कर बचत टैक्सिंग सेविंग फंड, ऑप्शन नंबर बी है इंडेक्स फंड, ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस्ड फंड, ऑप्शन नंबर डी है गिल्ट फंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गिल्ट फंड। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। गिल्ट फंड वे म्यूचुअल फंड हैं जो सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों से निवेश करती है। इन सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। गौरतलब है कि गिल्ट फंड में निवेश के बाद निवेशकों को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी 3री पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं इसको। आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। यह 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लागत जो कि व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती है उसे क्या कहते हैं? ए अवसर लागत, बी प्रत्यक्ष लागत, सी वास्तविक लागत या डी
विफल लागत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विफल लागत। ठीक है, इसको देखते हैं। लागत जो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रकृति या स्तर में परिवर्तन से बदलती नहीं है, उसे विफल लागत कहते हैं। किसी गतिविधि की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ अगले पूर्व निश्चित विकल्प के बराबर होती है। हालांकि अवसर लागत का मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है, फिर भी यह किसी वस्तु की लागत को मापने का एक तरीका है। प्रत्यक्ष लागत ऐसी लागतें होती हैं जो किसी विशेष प्रक्रिया या उत्पाद से संबंधित होती हैं। ये गतिविधि या उत्पाद में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकते हैं। शब्द भेद या लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर बी हमारा हवाला खर्च, ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक खर्च, ऑप्शन नंबर डी हमारा कर निर्धारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर बाजार। ठीक है, देख लेते हैं इसको। शब्द भेद या लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। इनसाइडर कंपनी की गोपनीयता से परिचित रहते हैं, उनके पास कंपनी के संगठन की गोपनीयता सूचनाएं होती हैं। इसका लाभ उठाकर वे ट्रेडिंग करते हैं, जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी द्वारा भेदिया लेन देन को अवैध व दंडनीय घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब शुरू हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा, जब व्यापार, उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा, जब ब्याज दर और निवेश के अवसर अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा, जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यापार चक्र के अंत में, जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चलन निधि को चलाने वाली है? ऑप्शन नंबर ए हमारा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी हमारा चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में। संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजी भारतीय पूंजी व्यापार को चलाने वाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों में शामिल होती है जहां से बहुत ज़्यादा निवेश भारतीय बाज़ारों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा डिफ़ॉल्ट मध्यस्थता, ऑप्शन नंबर बी है परिपक्वता मध्यस्थता, ऑप्शन नंबर सी हमारा चल निधि मध्यस्थता, ऑप्शन नंबर डी हमारी मान मध्यस्थता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चल निधि मध्यस्थता। क्या होती है देखते हैं। उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किया जा सकने वाला प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हैं, वे बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, चलन निधि मध्यस्थता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। इनमें से एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हेज फंड निवेश, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक निवेश, ऑप्शन नंबर सी, जावक निवेश, ऑप्शन नंबर डी, स्वामित्व निवेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावक निवेश। ठीक है, जावक निवेश एक अनिवास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक देश में जहां निजी सदस्य संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी की प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सूची, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्र निवेश, ऑप्शन नंबर सी निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सूची, ठीक है ना। देखते थे, एक देश जहां निजी सदस्य संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी की प्रविष्टि को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। जबकि किसी एक देश की कंपनी एक दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है, उसमें उसका पैसा लगता है, ठीक है। ठीक है, वर्ष 2016 में भारत को निम्नलिखित देशों में से किससे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मशीनरी में 2000 से 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर कितना था? ऑप्शन नंबर ए है 0.16%, ऑप्शन नंबर बी है 1.33%, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1%, ऑप्शन नंबर डी हमारा 0.69%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.6%, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार संगठन, ऑप्शन नंबर बी हमारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO, ऑप्शन नंबर डी हमारा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक है। इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक स्थायी एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसके द्वारा समय समय पर निवेश व आर्थिक विकास से संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाता है। इसके द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट्स निम्न है। पहला है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, दूसरा है व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा, तीसरा है विश्व निवेश रिपोर्ट, चौथा है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, पांचवा है FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों का रुझान आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 51%, ऑप्शन नंबर बी है 100%, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 49%, ऑप्शन नंबर डी हमारा 74%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74%। इसको देख लेते हैं, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% है। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के संदर्भ में स्वतः मंजूरी मार्ग से 49% FDI की अनुमति होगी, जबकि सरकार से मंजूरी के मार्ग के जरिए 74% FDI की अनुमति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के बारे में सही है? पहला है हमारा कुरियर सेवा में FDI सीमा आबद्ध व्यापार मार्ग 74% थी और अब इसे आबद्ध व्यापार मार्ग के तहत 100% बदल दिया गया है। पहले FDI सीमा आबद्ध व्यापार मार्ग द्वारा 49% थी, अब यह 100% है। कुरियर सेवा में FDI मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब इसको आबद्ध मार्ग व्यापार के तहत अनुमति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कुरियर सेवा में FDI सीमा FIBP मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को आबद्ध व्यापार मार्ग के तहत अनुमति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम,
निम्न में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना। ऑप्शन नंबर बी है निर्यात के कारण विदेशी संस्था द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा आय का पूंजीकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा किसी अधिकृत विक्रेता से तटवर्ती क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा खरीदना। ऑप्शन नंबर डी हमारा वाणिज्य बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय का आगमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना। ठीक है, तो डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति बनाने के लिए एक स्रोत नहीं है। विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के बारे में भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना या परिवर्तित करना नीति बनाने का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। भारतीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के तहत कौन से क्षेत्र पर प्रतिबंधित नहीं है? चाय उगाना। ऑप्शन बी सिगार का निर्माण करना। सी चिट फंड निर्माण। डी हस्तांतरण निर्माण के अधिकारों में व्यापार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाय उगाना। ठीक है, ये रहते हैं। चाय उगाने के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत में प्रतिबंधित नहीं है। भारत में निम्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। किस पर नहीं है? लॉटरी व्यापार पर, जुआ और सट्टेबाजी पर, चिट फंड का बाजार पर, निधि कंपनियों पर, हस्तांतरण विकास अधिकार में ट्रेडिंग पर, सिगार सिगरेट तंबाकू ऐसे वैकल्पिक वस्तुओं के निर्माण में, 7वां परमाणु ऊर्जा में और 8वां रेल परिवहन में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रियल एस्टेट। ऑप्शन नंबर बी है रसायन और प्लास्टिक निर्माण। ऑप्शन नंबर सी है दूरसंचार। ऑप्शन नंबर डी हमारा व्यापार सेवाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसायन और प्लास्टिक निर्माण। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण एक लोकप्रिय उद्योग नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की एक कमजोर अर्थव्यवस्था की पुनः स्थापना 1948 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा प्रस्तावित योजना के प्रत्युत्तर में पेरिस में यूरोपीय राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया गया तथा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। 30 सितंबर 1961 को इसका नाम बदलकर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD कर दिया गया। इस उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों का समन्वय करना तथा इसके सदस्यों को विकासशील देश के कल्याण के लिए प्रेरित करना। वर्तमान में इसके 36 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? इसका लक्ष्य है कि ऐसी गतिविधियों का कार्यभार बना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय महिला कोष। ऑप्शन नंबर डी है समानता एवं समावेशन केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय महिला कोष। ठीक है, देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला कोष क्या था हमारा। वर्ष 1993 में स्थापित राष्ट्रीय महिला कोष महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का एक स्वायत्तशासी संगठन है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा अनुसरण किए जाने वाला प्रचालन मॉडल सुविधादाता एजेंसी है, जिसमें RM के गैर सरकारी संगठन MFIs जिन्हें मध्यवर्ती संगठन कहा जाता है जो ऋण देता है, जो आगे महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 126.80 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी है 136.80 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी 146.80 बिलियन, ऑप्शन डी 156.80 बिलियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 156.80 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है हमारा केरल, ऑप्शन नंबर डी हमारा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। रबड़ का उत्पादित केंद्र ब्राज़ील को माना जाता है। विश्व थाईलैंड रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश है। भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल 90% में उत्पादित होता है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक अन्य रबड़ उत्पादक राज्य हैं। भारत में व्यापारिक स्तर पर रबड़ बागान 1902 में पेरियार नदी तट पर लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रत्न, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा मोटर गाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा मशीनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नया कार मॉडल टियागो किस कंपनी का है? ऑप्शन नंबर ए है टाटा मोटर्स, ऑप्शन नंबर बी महिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी अशोक लीलैंड, ऑप्शन नंबर डी मारुति सुजुकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत के किस उद्योग के वैश्विक सोर्सिंग में उच्चतम स्थान रखता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पर्यटन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आईटी और आईटी प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी है हमारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानन, ऑप्शन नंबर डी है वायरलाइन और वायरलेस दूरसंचार कनेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईटी और आईटी प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं। ठीक है, डिटेल में लिखते हैं। भारत का आईटी एवं आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं के वैश्विक सोर्सिंग में उच्चतम स्थान है। भारत की प्रमुख आईटी कंपनियां विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस तथा एचसीएल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यह अनुमान लगाया है कि भारत के निर्यात का ग्राफ अगले कुछ वर्षों में तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। निर्यात में कुछ इस तरह तेजी से उपस्थिति के कारण अपेक्षित की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा भारतीय सामान के लिए उन्माद, ऑप्शन बी हमारा लागत कुशलता, ऑप्शन नंबर सी हमारा आसान उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी हमारा विदेश व्यापार नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विदेश व्यापार नीति। ठीक है, देखते हैं। आने वाले वर्षों में भारत के निर्यात का ग्राफ तेजी से ऊपर आएगा। इसके अनुमान का प्रमुख कारण भारत की विदेशी व्यापार नीति है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार की 5 साल की विदेश व्यापार नीति 2015-20 जारी किया। इसके प्रमुख उद्देश्य का निर्यात बढ़ाना है और व्यापार आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर में जुटाने का प्रभावी साधन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विश्व की पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल 3 सेडान के संस्थापक में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए मारुति सुजुकी, ऑप्शन नंबर बी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन नंबर सी एलन मस्क, ऑप्शन नंबर डी फोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विश्व के निर्यात और आयात में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कितनी हुई है? ए कम हुई है, बी वृद्धि हुई है, सी समान है, क्या अत्यधिक कमी हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन को पहचानिए। भारत में चमड़ा क्षेत्र के एक अपेक्षित लाभ का कारण है। ऑप्शन नंबर ए कच्ची खाल और त्वचा की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी है मानव संसाधनों की कमी, ऑप्शन नंबर सी है कौशल आधारित औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है हमारी तकनीकी तैयारियों के उच्च स्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौशल
आधारित औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं। भारत में चमड़ा क्षेत्र के अपेक्षित लाभ का कारण कच्ची खाल और त्वचा की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति, मानव संसाधनों की कमी तथा कौशल आधारित औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य के किस क्षेत्र से वुल तथा बियर जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा विदेश व्यापार, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर सी हमारा शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर डी हमारा बैंकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार। ठीक है, देख लेते हैं इसको। वाणिज्य के शेयर बाजार क्षेत्र से वुल तथा बियर जुड़े हुए हैं। जब शेयर बाजार में स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो उसे बुल मार्केट, तथा जब स्टॉक की कीमतें कम होती है तो उसे बीट मार्केट, बियर मार्केट कहा जाता है। तेड़िया तथा मंदड़िया शब्द भी शेयर बाजार से संबंधित है। अब ये इस टॉपिक का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं। बिना दलाली खाता खोलने एक विदेशी कंपनी के शेयरों को विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा इवेंट डेटा रिकॉर्डर ईडीआर, ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद जीडीआर, ऑप्शन नंबर सी हमारा भारतीय डिपॉजिटरी रसीद आईडीआर, ऑप्शन नंबर डी हमारा विशेष आहरण अधिकार एचडीआर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद। ठीक है, डिटेल में देखते क्या होता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद बिना दलाली खाता खोलने एक विदेशी कंपनी के शेयरों को खरीदने एवं बेचने का साधन है। इसका संबंध प्राथमिक बाजार से है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चन भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित यूपी पुलिस में पूछे गए थे, उनको आज हमने डिस्कस किया, अच्छे से समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।